हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 की क्लासें चल रही हैं। उसी क्रम में आज की जो क्लास आपकी होगी वो संविधान की होगी। संविधान में हम पिछली 9 क्लासें कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो वॉच नहीं की है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो चैनल को सब्सक्राइब कर उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। काफ़ी लाभकारी वीडियो हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। भारतीय संविधान का चैप्टर संसद, इसमें हम जो पढ़ेंगे आपका संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद का प्रावधान संविधान में कहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। तो संसद का प्रावधान आपका कहाँ दिया गया है, भाग 5 में दिया गया है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत गया है, तो ये 79 से 123 जो है आपका संसद का विस्तार के बारे में, संसद के प्राधिकारियों के बारे में, संसद की शक्तियों के बारे में आप पढ़ते हैं। 79 से 123 तक जो है संसद के शक्तियों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि भाग 5 का इसे बोलते हैं 2-3 अध्याय, भाग 5 का 2-3 अध्याय इसे बोलते हैं। लेकिन बहुत मोटे तौर पर आपसे जो पूछा जाएगा वो केवल भाग पूछा जा सकता है कि संसद का प्रावधान किस भाग में किया गया है, संसद का किस भाग में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों संसद को हम जो है आपके 2 सदनों में बांट सकते हैं, क्योंकि द्विसदनात्मक जो है भारत की संसद है। द्विसदनात्मक का अर्थ क्या है कि भारत की संसद में 2 सदन हैं। जो 2 सदन हैं वो कौन कौन से हैं आपके, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब आपका लोकसभा जो है ये आपका कहा जाता है, दो लोकप्रिय नाम इसका हम लेंगे तो क्या है आपका निम्न सदन। ठीक है, निम्न, इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि भारत का निम्न सदन कौन सा है, तो निम्न सदन आपका लोकसभा को कहा जाता है। और यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से हुआ है कि लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो लोकप्रिय सदन भी आपका लोकसभा को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, जो मेंबर इसमें बैठते हैं, जो मेंबर इसमें कार्य करते हैं, वे सभी जनता द्वारा चुने हुए होते हैं। यदि देखिए वो हम अभी आपको बताएंगे कि सीटों का आवंटन किस तरीके से यहाँ पर होता है, लेकिन अभी मोटे तौर पर हम लोकसभा का इंट्रोडक्शन आपके लिए करा रहे हैं। दूसरी, हमारा सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। यहाँ के मेंबर जो बैठते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से बैठते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उसमें जो है प्रत्यक्ष वोटिंग नहीं कराई जाती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली मैंने आपको बताई हुई है कि प्रत्यक्ष में जनता वोट करती है और अप्रत्यक्ष में कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही वोट करते हैं। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से बैठते हैं। और लोकसभा जो आपका निम्न सदन है और राज्यसभा क्या है आपका उच्च सदन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है बीएड में बहुत बार, तो आपको निम्न सदन और उच्च सदन याद रखना है। यदि संसद के भागों की बात करें तो भाग इसके 3 है। तीसरा भाग कौन सा है, 2 भाग तो आपका, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, तो तीसरा भाग आपका राष्ट्रपति होता है। क्योंकि अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का जो प्रावधान है वो 79 में किया गया है। और संसद की यदि परिभाषा देखते हैं तो वो 79 में ही दी गई है कि भारतीय संसद 2 सदनों से और एक राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। ये किस में कहा गया है, 79 में ये अपनी की जो है परिभाषा दी गई है। यदि लोकसभा की हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो 81 और राज्यसभा की बात करते हैं तो 80। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं इनके गठन की कि इसमें कौन बैठता है, राज्यसभा में कौन बैठता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका लोकसभा की यदि हम बात करते हैं तो लोकसभा आपका लोकप्रिय सदन है। और मैंने आपको बताया कि जनता द्वारा जो है यहाँ पर जनता द्वारा जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं। देखिए मूल संविधान की यदि हम बात करते हैं, मूल संविधान की, तो वहाँ पर आपका 500 व्यक्ति होते थे मूल संविधान में, लोकसभा में। परंतु अब फिलहाल में कितने हो सकते हैं, तो फिलहाल में 31वें संवैधानिक संशोधन इसमें लास्ट किया गया है। 31वां संवैधानिक संशोधन इसमें लास्ट में किया गया है। और लोकसभा के जो सदस्य संख्या है वो 545 तक हो सकती है, वही फिलहाल में लागू है। और यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि 545 किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है आपकी 545 सीटें यहाँ पर रखी गई है। लेकिन अधिकतम सीट जो हो सकती हैं, अधिकतम सीट जो हो सकती हैं वो आपकी 552 हो सकती है। ये 552 क्यों हो सकती है, क्योंकि गोवा और दमन-दीव पुनर्गठन आयोग द्वारा पुनर्गठन के द्वारा जो है सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी है तो वे बढ़ाई नहीं गई हैं। तो अभी फ़िलहाल में कितनी है, 545 सीटें हैं। इन 545 सीटों को यदि हम देखते हैं
इन 545 सीटों को भी बांटा गया है सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। यदि हम किस तरीके से देख सकते हैं तो इसे हम जो है 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे इनकी सीटों को। वो किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्र इसमें जो है आपके 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं किसके द्वारा? वो पावर है राष्ट्रपति को, जिन्हें हम बोलते हैं एग्लो इंडियन। ये 2 सदस्य जो हैं आपके चुने जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब बात आती है 543 की, तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो कितने? 500 कह सकते हैं यहाँ पर 530 ये राज्यों से चुनकर आते हैं। कहाँ से आते हैं? राज्यों से 530। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों से बात की जाए तो 13 सदस्य जो हैं आपके आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। और राज्यों की बात करें तो राज्य कितने हैं? इस तरीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बीएड में पूछे जाते हैं, क्योंकि बीएड एंट्रेंस का स्तर ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ पर पूछेंगे आपसे। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चनों पर ही आप ध्यान दीजिएगा। तो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्यों में 530 सीट बटी हुई हैं और सभी राज्यों में सीटों का जो आवंटन किया गया है वो आपका जनसंख्या के आधार पर किया गया है। और जनसंख्या के आधार पर यदि हम देखते हैं तो 60 लाख जनसंख्या पर एक सीट का जो है अनुपात बनता है। ये नहीं कह सकते हैं कि हर सीट पर 60 लाख पर ही एक सांसद चुना जाता है, लेकिन 60 लाख पर जो है औसतन आपका आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 530 आपके राज्यों से चुनी जाती है, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनी जाती है। इन 13 की भी यदि हम बात करते हैं तो 7 जो है दिल्ली से सर्वाधिक चुनी जाती हैं और बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों को एक एक सीट दी गई है सभी के लिए। तो 7, 6, 13 और हो जाती है यहाँ पर। ये सीटों का आवंटन आपके लिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। 530 राज्यों से चुनकर आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 530 राज्य चुनकर आते हैं। सबसे अधिक सीट जो दी गई हैं वो आपका यूपी को दी गई हैं, उत्तर प्रदेश को दी गई हैं। और ये सीटों की संख्या कितनी है? 80। ठीक है, सबसे अधिक 80 किसे दी गई हैं? यूपी को। यहाँ पर आपके लिए याद रखना जरूरी है। और सबसे कम किसे दी गई हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक किसे दी गई हैं? तो 6 इसे दी गई हैं। सबसे कम का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि कम के लिए जो है आपके कई राज्य पड़ेंगे जिनमें एक एक सीट भी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अधिक 80 जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ये पढ़ा हमने लोकसभा की सीटों के आवंटन के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और उठता है आपका, क्या लोकसभा की सीटों को 552 से अधिक बढ़ाया जा सकता है? और इसका बढ़ाने का कार्य कौन करता है? कब सीटों को बढ़ाया गया है और अब कब बढ़ाया जाएगा? ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों एक शब्द पर जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम परिसीमन आयोग। अब जानिए कि ये क्या होता है, परिसीमन आयोग क्या होता है। दोस्तों मूल संविधान में कहा गया था कि हर 10 वर्ष के बाद परिसीमन आयोग का जो है गठन किया जाएगा। और परिसीमन आयोग क्या करेगा? जो एक सांसद किसी क्षेत्र से जो है उठता है उसके क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो वो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। अब ये परिसीमन आयोग जो है आपका 1971 तक तो लगातार बना। 1971 की जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि जनसंख्या का जो जनगणना भारत में होती है वो भी 10 साल के बाद होती है, तो उसी के नियमानुसार जो है परिसीमन आयोग को भी 10 साल के लिए रखा गया था कि 10 साल बाद हर जनगणना के बाद जो है आपका परिसीमन आयोग कार्य करेगा और सीमा का निर्धारण करेगा एक सांसद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1971 तक तो उसने जो है हर 10 साल में किया, लेकिन 1971 के बाद महसूस किया गया कि इसमें जो है धन व्यर्थ किया जा रहा है, हर बार जो है समय भी व्यर्थ किया जा रहा है और धन भी। तो तब से क्या किया कि 1971 में ही रोक दिया गया। और अब तक भी जो आवंटन है जो आवंटन है किनका, इन 545 सीटों का, वो जो 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया गया है। 1971 की दोस्तों 2000 में इसका संशोधन किया गया। 2000 में जो है इसका संशोधन किया गया और वो जो आपका संशोधन था वो उसे बोलते हैं आपका 84वां संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है आपका 2026 तक ये सीटें 2026 तक इस परिसीमन आयोग ने जो निर्धारण किया था 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का आवंटन किया गया था वो 2026 तक बढ़ा दिया गया 84वें संवैधानिक संशोधन 2000 द्वारा।
ठीक है। 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अब 2026 तक जो है आपके जो लोकसभा में सीट हैं वो कितनी होंगी, 545 हो सकती हैं और अधिकतम 552 हो सकती हैं। 2026 के बाद इन सीटों को बढ़ाया भी जा सकता है और जो क्षेत्र है आपका, वो भी आपका जो क्षेत्र, एक सांसद जिस क्षेत्र से चुनकर आता है उस क्षेत्र में कटौती की जा सकती है, वहाँ से 2 सांसद जो है चुन के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर भी बढ़ेगा। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ही महसूस की जाती है कि भारतीय संसद में सांसदों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या होने के बावजूद सांसद बहुत कम हैं। वे व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं जनता से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि चाइना, देखिए हमारे से ज़्यादा जनसंख्या चाइना के पास है, लेकिन वहाँ जो कार्य करते हैं वो लगभग चाइना की संसद में 2900 सांसद कार्य करते हैं। यहाँ दोनों सदनों के सांसद भी मिलाए जाएं तो कितने बैठते हैं आपके, 790। तो ये संख्या बहुत कम है। एक सांसद, भारत में समस्या यदि की बात की जाए तो एक सांसद प्रचार भी नहीं कर पाता है, इतना कह सकते हैं लंबा उसका क्षेत्र हो जाता है। हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना पड़ता है अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो है प्रचार करने के लिए ही। तो दोस्तों ये यहाँ पर याद रखें कि कब तक बढ़ा दिया गया है आपका सीटों का आवंटन जो है 545, यानी कि आपका कह सकते हैं 2026 तक जो है इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है और ये सीटों का आवंटन जो है आपका 2026 तक यही रहेगा। अब बात करते हैं लोकसभा के गठन के बारे में। लोकसभा के गठन के बारे में तो सबसे पहले हम गठन की यदि बात करेंगे, गठन की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले बात करेंगे वोट कौन गिरता है। ठीक है, कौन वोट, ठीक है, कौन वोट करता है। तो वोट कौन करता है, वो होता है भारत का नागरिक। ठीक है, भारत का नागरिक इसमें वोट कर सकता है और वो नागरिक कैसा हो, नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, वह व्यक्ति नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 18 से ऊपर उसकी एज हो, 18 वर्ष वो एज को पूरी कर चुका हो, वही क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। नंबर तीसरी बात यह है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, मानसिक रोग उसे नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए वोट बनती है भारत में। ठीक है, नंबर 3 क्या है, आपका संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि, संसद द्वारा विधि, ठीक है, के जो है संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अनुरूप वह व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि विधि संसद ने बना दी कि कोई भी आपका जो दिवालिया हो चुका है वह वोटिंग नहीं करेगा, तो वह वोटिंग नहीं करेगा। ठीक है, ये संसद का यहाँ पर हमें मानना जरूरी है। यहाँ पर एक तथ्य हम ये भी ले सकते हैं कि दिवालिया व्यक्ति जो है, दिवालिया व्यक्ति इसमें वोट नहीं कर सकता है। और दिवालिया आपको मालूम होगा कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट के पैसे लेकर भाग जाता है या उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, वे व्यक्ति जो होते हैं कौन होते हैं, दिवालिया होते हैं, वे वोटिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ये है लोकसभा को चुनने के लिए, लोकसभा के सांसदों को चुनने के लिए जो व्यक्ति वोट करते हैं वह। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में यह नहीं था कि जो आपका वोटिंग करेंगे वो 18 वर्ष के हों। मूल संविधान में दिया गया था कि वे 21 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष के होने चाहिए, 21 वर्ष के। लेकिन यहाँ पर जो है आपका 61वां संवैधानिक संशोधन, 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, संवैधानिक ये संशोधन जो है आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको 4 संवैधानिक संशोधन बता देता हूँ, उनमें से जो है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नंबर 1 42वां संवैधानिक संशोधन, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। 61वां, 69वां, ये आपके 3 संशोधन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें तो आपको याद रखना ही है। 42वां संविधान संशोधन क्या है, इसके अंतर्गत जो है लघु संविधान कहा जाता है इसे, और इसके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अपने एक दृष्टि से देख लेंगे तो कर लेंगे। 61वां संविधानिक संशोधन यह है कि एज जो है भारतीय मूल संविधान में 21 दी गई थी, मूल संविधान में 21 दी गई थी, उसे कर दिया गया फिर क्या 18 वर्ष। ठीक है, मूल संविधान में 21 दी गई थी, उसे कर दिया गया हटा के 18 वर्ष। ठीक है, ये 61वां संवैधानिक संशोधन है आपका। तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको, ये क्या है, जो वोट गिरेंगे जो वोट करते हैं उनके लिए ये जो योग्यता है। अब जिसके लिए वोट करते हैं उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का गठन किस प्रकार होगा। तो लोकसभा का मेंबर जो है सबसे पहले आपका जो वोट, यानी कि जो मेंबर इलेक्शन लड़ेगा एमपी का, उसके लिए सबसे पहली योग्यता होगी कि वह व्यक्ति 25 वर्ष का होना चाहिए।
नंबर 1, 25 वर्ष का वह व्यक्ति होना चाहिए, 25 वर्ष से ऊपर उसकी आयु होनी चाहिए। नंबर 2 बात क्या है आपका, दूसरी तथ्य जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, यानी कि कोई विदेशी भारत में आके एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ठीक है। या ठीक है, तीसरा मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कोई पागल व्यक्ति, चित्त विकृत व्यक्ति जो है वो रोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना, ठीक है, नहीं होना चाहिए, वह जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तीसरा आपका जो है वो आपका है दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और कह सकते हैं आपकी बहुत सारी कंडीशन है इसमें, वे कंडीशन क्या है कि वह व्यक्ति जो है वो किसी भी सरकारी पद पर, सरकारी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, बोलेंगे कि लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मंत्रिपरिषद लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए, यानी कि वो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कर्मचारी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं जब तक वे गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, यानी कि गवर्नमेंट से इस्तीफा देकर वह इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कर्मचारी जो है नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जो है आपका एक एमपी के लिए, लोकसभा के एमपी के लिए जो है ये आर्ताएँ हैं। 25 वर्ष की एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रोग नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर भी वह ना हो। और सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि उसे 5 साल जो है जेल ना हुई हो। 5 साल यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, उसे 2 साल से अधिक जेल ना हुई हो। जो व्यक्ति 2 साल से अधिक जेल काट सकता है, जेल का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए, जो कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है और उसे जेल दे दी है, कह दिया है कि ये 2 साल के लिए जेल में जो है कैदी बनकर रखा जाए, वह होती है। ये नहीं कि उस पर केस चल रहा है, तो इस तरीके से जो केस चल रहे हैं वे इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके लिए कंडीशंस हैं जो आपके। बात करते हैं इसके कार्यकाल की, बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल लोकसभा कितना होगा? कार्यकाल होगा आपका 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए कोई भी मेंबर या कोई भी सांसद जो है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। और ये 5 वर्ष की गणना कहाँ से की जाएगी? तो ये 5 वर्ष की जो गणना है ये आपके लोकसभा की प्रथम बैठक से की जाएगी, लोकसभा की प्रथम बैठक से। जैसे कि कह सकते हैं फिलहाल में कौन सी लोकसभा चल रही थी, कौन सी चल रही थी? 16वीं लोकसभा चल रही है, फिलहाल में ही बात करते हैं। अब की बार जो चुनी जाएगी वो 2019 में जो सरकार चुनी जाएगी वो आपकी 17वीं लोकसभा होगी, और उसकी पहली बैठक से इसका कार्यकाल शुरू होता है, पहली बैठक से। ये नहीं कि जिस दिन से वह निर्वाचन आयोग उन्हें विजित घोषित कर देता है उसी दिन से उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है, तो ये नहीं होता है। लोकसभा की पहली बैठक से उनका कार्यकाल शुरू होता है और ये 5 वर्ष तक शासन कर सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें ये 5 वर्ष से भी ज़्यादा शासन कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि यदि आपातकाल लग जाता है, आपातकाल आपने पढ़ा होगा, आपातकाल पढ़ा होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका, क्या होता है आपका जो है का पीरियड जो है बढ़ाया जा सकता है। वो पीरियड कितना बढ़ाया जा सकता है? यहाँ पर आप एक बार में 1 साल, और अधिकतम जो है कितना भी बढ़ाया जा सकता है, पर यह जो है आपका 6 माह इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें अब जो है आपकी कार्यकाल की, एक तथ्य और यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वह दोबारा से 5 वर्ष किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका कार्यकाल के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी अधिवेशन या फिर आपकी गणपूर्ति। तो अधिवेशन गणपूर्ति क्या होती है? अधिवेशन कब बुलाया जाएगा? तो संसद का जो अधिवेशन है, लोकसभा का जो अधिवेशन है वो साल में 3 बार बुलाया जाता है। जैसे कि कह सकते हैं कि 3 बार अधिवेशन, या फिर आपका सत्र बोलते हैं जैसे सत्र। तो इसमें कौन सा सत्र है आपका? सबसे पहला होता है बजट सत्र, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र। और ये सत्र जो है ये 3 सत्र बुलाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को यदि कंडीशन ऐसी लगती है कि सत्र बुलाना जरूरी है तो एक सत्र, या फिर वह राष्ट्रपति कभी भी सत्र बुला जा सकता है, जिसे बोलते हैं विशेष
सत्र बुलाना, ठीक है, ये राज्य राष्ट्रपति के अंडर में होता है। और ये बजट सत्र, मानसून सत्र, ये सत्र इस तरीके से बुलाए जाते हैं। यदि यहाँ पर एक चीज़ और बात करें कि गणपूर्ति की बात करें कि कितने मेंबर होने यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं, तो कुल मेंबर के 1/10 गणपूर्ति होनी चाहिए। उसी समय जो है आपका सत्र जो है वो वैधानिक माना जाएगा। कितना? 1/10 गणपूर्ति होनी चाहिए हर समय, ठीक है, हर सत्र में, तो अधिवेशन जो है आपका सत्र सही माना जाएगा। इतना जो आपका होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अधिक वीडियो यह पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संसद के ही अगले पार्ट के साथ जो तथ्य हैं इसके हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।